हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के क्या गुण हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में क्लास 12 के अगले हेडिंग में अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। जैसा कि इसका नाम ही है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्वि मतलब दो ध्रुव जिसके दो पोल्स हैं। अब दो पोल्स हैं तो एक सजातीय होगा, दूसरा विजातीय होगा। तो ऐसा हम कहें कि कोई दो पोल्स ऐसे हो, एक मान लेते हैं माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, जिसके दो पोल्स हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इनके बीच की कुछ दूरी हो, मान लेते हैं वो दूरी है 2d, एक अल्प दूरी हो, कुछ दूरी हो, तो ये पूरी जो व्यवस्था है ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। और द्विध्रुव के एग्जाम्पल देखें तो जैसे है HCl, HCl, NH3, ये सब वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स हैं। इनके दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। तो समान परिमाण के अगर विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो यह व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, तो यह व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है कि समान परिमाण के दो विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो ये जो सिस्टम है, ये व्यवस्था है, ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। जैसे H प्लस है प्लस Cl माइनस है, यहां भी एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है। तो जहां पर ये कुछ ऐसा रिएक्शन होने के दौरान एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, दो पोल्स आ जाएं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, वो वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। अब इसी वैद्युत द्विध्रुव को अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं कि आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को रख दें तो ये वैद्युत द्विध्रुव कैसा गुण प्रदर्शित करता है, अगर उस गुण की विवेचना करें तो उसके लिए एक हेडिंग पढ़नी पड़ेगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एक हम हेडिंग पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव कितना वैद्युत क्षेत्र में रखने के दौरान कितना शक्तिशाली है या कितना कमजोर है, ये जो उसके इस गुण को प्रदर्शित, उसके उस नेचर को बताता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैद्युत द्विध्रुव कैसा है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव कितना शक्तिशाली है, वैद्युत द्विध्रुव कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली है या कितना कमजोर है, कितना कमजोर है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताता है कि वैद्युत द्विध्रुव कैसा है। अब अगर हम बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, इसको हम प्रदर्शित करते हैं P से होती है एक सदिश राशि। वैद्युत द्विध्रुव
एक सदिश राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर होता है इन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण, किसी भी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण ले लेते हैं, परिमाण है तो पॉजिटिव ही होगा, और इनके दोनों के बीच की जो दूरी है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है 2d। तो ये जो आपका आ गया P इजिकल टू 2qd, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P इजिकल टू 2qd, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की जो अल्प दूरी है, इनका जो गुणनफल है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है, लिख भी देता हूं, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। अगर मैं बात करूं इसकी दिशा क्या होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, या वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होगी, तो आपने पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस, फोर्स लाइंस हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, उनका जो गमन पथ है वो हमेशा धन आवेश की तरफ होता है। वो जनरेट तो ऋण आवेश से होती हैं, लेकिन धन आवेश से निकलकर वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर जाती हैं, अर्थात वैद्युत बल रेखा सदैव धन आवेश से निकलती है। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा वही होती है जो वैद्युत बल रेखा की दिशा होती है। तो वैद्युत बल रेखा की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये, और वैद्युत द्विध्रुव जो है वो वैद्युत बल रेखा के विपरीत दिशा में, यानी -q से +q, इसकी दिशा इधर होगी। यानी अगर इसके आघूर्ण की दिशा देखें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इस दिशा में है, सॉरी इस दिशा में है इसके आघूर्ण की दिशा, यानी -q से इसकी दिशा क्या होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, -q से +q की ओर। और वैद्युत बल रेखा की दिशा क्या है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत बल रेखा की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए परिमाण, उसका बल कितना एक्चुअल, उस बल की जो डायरेक्शन है वही वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन है। E बराबर F बटे क्यू नॉट, ऐसा आपने पढ़ रखा है, E इजिकल टू F बटे क्यू नॉट। तो समान इस प्रकार से। अच्छा, इसका मात्रक अगर मैं लिखना चाहूं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होगा कूलाम, कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो कूलाम मीटर है। इसका एक और मात्रक है जिसको हम कहते हैं डेवाई। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक है डेवाई, और एक डेवाई बराबर होता है 3.3 गुणे 10 की घात -20 कूलाम मीटर। कूलाम, इसको आप नोट डाउन करिए, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक डेवाई बराबर 3.3 गुणे 10 की घात -20 कूलाम मीटर। इसकी विमा आपसे पूछी जाए तो इसकी विमा क्या होगी, कूलाम, कूलाम मीटर है तो कूलाम की विमा, क्यू की विमा आप जानते हैं AT होती है, और इसकी L, यानी ATL इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव भी समझ सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब क्लास के लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब इसमें हम इन हेडिंगों की, जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत क्षेत्र है, इनकी एनसीईआरटी की जो बृहद व्याख्या है, जो कंपटीशन लेवल व्याख्या है, उसको अलग से हम इसको करेंगे। इसके और डिटेल बारे में हम आपको, कि मान लेते हैं कि एक किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे पर अगर संपाती हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए जो कह सकते हैं कैसा डाइपोल बनता है, ध्रुवीय बनता है कि अध्रुवीय बनता है, और कैसे इस व्यवस्था को हम समझ सकते हैं। तो डिटेल में हम एक क्लास में इन सबको अलग से समझेंगे। अभी हम क्लास 12 की केवल उन हेडिंग को समझ लेते हैं जो आपके क्लास के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने, इसका मात्रक भी समझा, इसकी विमा भी समझी। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव का आखिर उपयोग क्या है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उपयोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये बड़ा अच्छा सा वैद्युत द्विध्रुव आया कि अगर आप किसी भी
किसी भी पॉइंट पर किसी भी पदार्थ की इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो इस वैद्युत द्विध्रुव के मदद से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो लाइन के एक्सिस हो, चाहे वो कुछ दूरी पे स्थित हो, हॉरिजेंटल दूरी पर हो, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो अक्ष पर हो चाहे निरक्षीय स्थिति में हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर कोई एक्सिस पर किसी अक्ष पर, जैसे मान लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ें। जैसे हम इसको समझ लेते हैं इस प्रकार से, एक हेडिंग देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय वैद्युत द्विध्रुव की, पहले शब्द आया, पहले द्विध्रुव बना लेते हैं। मान वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनाएंगे, समान परिमाण के, मैंने आपको बताया, मान लेते हैं ये माइनस क्यू है, ये पॉइंट है ए, समझते चलिए अच्छे से। इस बिंदु पे मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, जो पॉइंट है वो मैं मान लेता हूं बी पॉइंट है। इनके बीच की जो दूरी है वो यहां पर इसका जो मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की दूरी एल मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी भी एल मान लेते हैं। उसमें मैंने डी माना था, डी भी मान के लगा सकते हैं, एल भी किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है, एल ही ले लेते हैं। और अब हम अक्षीय स्थिति में निकाल, अक्षीय स्थिति एक्चुअल है क्या? अक्षीय स्थिति का मतलब है कि जिस एक्सिस पर, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई, इस एक्सिस पे चलिए, चाहे इस एक्सिस पे चलिए, और चाहे जेड एक्सिस पे चलिए, इस एक्सिस को आगे या पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, या इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस को आगे या पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसको हम कैसे बताएंगे, इसको हम समझते हैं। तो एक्सिस, अक्षीय स्थिति का मतलब है कि अक्ष के सापेक्ष आगे और पीछे लाइन को बढ़ाने पर उस किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो मान लेते हैं इसके यहां से, इस पॉइंट से, यही मिड पॉइंट से हम किसी चीज की तीव्रता समझेंगे। मान लेते हैं आर मीटर की दूरी पर, यहां पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इन सबको हम लिख भी सकते हैं, और आप इनको चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं कि माना समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं। पॉज करके इसको देख आप लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं सेंटेंस। माना समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, यह व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आ गया तो उस पर हमें एक परीक्षण आवेश, एक जो है अत्यंत सूक्ष्म राशि है और हमेशा धनावेशित है। इसकी कल्पना किए बिना आप इस पर बल बता ही नहीं सकते, बल नहीं बता सकते तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं बता सकते। तो मान लेते हैं इस बिंदु पर एक Q0 परीक्षण आवेश की कल्पना कर रहे हैं। तो अगर मैं इस बिंदु से इसका सबसे पहले अगर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लस Q के कारण इस पर इधर की तरफ होगी, क्योंकि Q0 प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो इसकी दिशा हो जाएगी EB की इधर हो जाएगी। अब माइनस Q इस प्लस वाले पर आकर्षण बल लगाएगा, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, वो EA की दिशा हो जाएगी। E बराबर क्या होगा, अगर E की बात करें तो आप जानते हैं E बराबर, परिमाण दोनों के समान हो सकते हैं लेकिन दिशा विपरीत है, तो EA माइनस EB। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब EA और EB का मान क्या है उसको निकालते हैं। तो देख लीजिए EA का मान क्या आएगा, EA बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं E बराबर होता है, यहां पर अगर मैं लिख दूं तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर।
ये सूत्र होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो मैं अगर ई ए का मान निकालूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं किसके लिए निकाल रहा हूं ई ए, सबसे पहले ई ए को देख रहा हूं माइनस क्यू के लिए, तो माइनस क्यू के लिए ई ए का मान कितना हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के लिए बिंदु पी पर जो तीव्रता होगी, दूरी सबसे पहले देख लेते हैं, माइनस क्यू से इस पी की दूरी कितनी हो जाएगी, आर ये है और एल ये है, तो आर प्लस एल हो जाएगी। इस यहां से इसकी दूरी पी की कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल हो जाएगी, क्योंकि इतनी दूरी आर है इतनी एल है, तो आर में से एल घटा दो तो यहां से यहां तक की दूरी पता चल गई। इतनी दूरी आर है इतनी दूरी एल है, पूरी दूरी आर प्लस एल हो जाएगी। तो माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी, सॉरी वैद्युत क्षेत्र का मान होगा, ये हो जाएगा क्यू बटे दूरी कितनी है माइनस क्यू के कारण, आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इस इक्वेशन के अनुसार ईबी का मान कितना हो जाएगा, दिशा किधर होगी, पी से ए की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। ईबी बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे सेम आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों मानों को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी ऐसे लिख लेते हैं, समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे अगर इसके मान, तो हमको क्या प्राप्त होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू भी कॉमन है तो क्यू भी बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा 1 आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बचा। अब अगर हम बात कर लें आगे, तो E बराबर लिख सकते हैं यहां से Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आप एलसीएम लेना जानते हैं, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका इधर करेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब अगर हम यहां से देखें तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, समझिएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस 2RL, ये आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2RL माइनस ई ए प्लस ईवी, ई ए का मान है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, हाँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस 2RL और माइनस आर स्क्वायर माइनस 2RL बटे नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर इसका अगर हम परिमाण भी ले लें दोनों का, तो यहां पे ये दूरी हमने शायद गलत ले ली है कहीं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए E बराबर EB माइनस EA, अगर हम इसको करें EB माइनस EA, ये ऐसे होगा क्योंकि EB में से EA घटा रहे हैं, तो EB माइनस EA अगर करें तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, EB माइनस EA होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, EA माइनस EB नहीं होगा, EB माइनस EA,
क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर है, इधर की तरफ है। तो E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई, देखिए ये कट गए, ये सब कट गए, बचा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL बटे, जुड़ जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब E बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई, क्यू भी यहां पे है, यहां पे क्यू भी है, तो क्यू बटे क्यू को अंदर कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 QL × R, ऐसा लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको हम आगे किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 2QL, यहां ध्यान दीजिए 2QL को हम P कहते हैं, अभी मैंने बताया था, यहां लिख देता हूं, क्योंकि 2QL को हम P कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पर हो जाएगा तो 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं यहां इधर लिखता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको अगर हम यहां लिखना चाहें तो आ जाएगा E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे, अब देखिए आर स्क्वायर की एल स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर बहुत बड़ा है और एल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर, यहां हम लिख देते हैं पहले, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो इसकी उपेक्षा करने पर, उपेक्षा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे एल स्क्वायर की उपेक्षा कर दिया तो आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर, मात्रक न्यूटन प्रतिकूलम या वोल्ट प्रति मीटर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे आर पावर 4 हो गया, ये कट गया, न्यूटन प्रतिकूलम, तो E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ थोड़ा सा हमने आपको समझाने में गलती कर दिया था कि E बराबर EB माइनस EA होगा यहाँ पे, क्योंकि हम EB में से EA घटा रहे हैं, या आप ऐसा भी कह सकते, अगर परिमाण ना लें तो E बराबर EA प्लस EB लें तो भी वही आ जाएगा, माइनस जो हमने फार्मूला लिखा था E बराबर EA माइनस EB ले, तो हम परिमाण ले लें तो भी वही आएगा, लेकिन हम पहले ही EB माइनस EA लिख ले रहे हैं, ठीक है, तो ये गलती आप ध्यान रखिएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे आर क्यूब, तो ये आपकी आ गई वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय निरक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नई हेडिंग है हमारी, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या होती है, मान लेते हैं यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव की हम रचना करें, ये माइनस क्यू, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्लस क्यू, मान लेते हैं बी पॉइंट है, और ये बिंदु ओ है, ओरिजिन पॉइंट है, यहां से यहां तक की दूरी एल है, यहां से यहां तक की दूरी भी एल है। मान लेते हैं इस बिंदु से ओ से आर मीटर की दूरी पर, यहां से जो बिंदु ओ है, इस बिंदु से आर मीटर की दूरी पर यहां कोई बिंदु पी स्थित है,
और इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इसी को निरक्षीय कहते हैं। इसके अक्ष से ऊपर निरक्षीय स्थिति में, तो इस पर तीव्रता कैसे ज्ञात करें, इसकी क्रिया रेखाओं को अगर मिलाएं तो इस बिंदु को अगर यहां से मिला दें, इस बिंदु को अगर यहां से मिला दें, तो ये भी कोण यहां से थीटा बना रहा है, ये भी कोण यहां से थीटा बना रहा है, ये तो 90 ही बना रहा है दोनों तरफ। तो अब अगर इस पर अब हम लिखेंगे कैसे, माना समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। इन आवेशों के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। अब इस पर इस प्लस Q के कारण इस पर जो Q0 का मान होगा, इसका जो दिशा होगी वो इधर होगी, वो क्या हो जाएगी, EB हो जाएगी। अब चूंकि हम r मीटर ऊंचाई पर हैं, तो हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। तो घटक करने के लिए मान लेते हैं ये यहां से, इस बिंदु से ये इसकी क्रिया रेखा है, इसके समांतर खींचते हैं, यहां से ये थीटा कोण बना रहा है। तो ये बिंदु P जो है, यहां से ये इनकी क्रिया रेखाएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा, EB साइन थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, EB कॉस थीटा। ये इनकी क्रिया रेखा, एक की क्रिया रेखा हमने बना दी, किसकी, EB की, जो इसके कारण इस पर चार्ज। अब माइनस Q के कारण इस पर, तो इसका आकर्षण बल कार्य करेगा, इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा इधर होगी, इस दिशा में। तो ये यहां से भी कोण बनाएगा थीटा, इसकी भी क्रिया रेखा से यहां से कोण बनाएगा थीटा, और इसकी क्रिया रेखा मान लेते हैं ये है, ये इसकी क्रिया रेखा है। तो इसका ये भी कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा EA साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा इसी पर ये भी हो जाएगा EA कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ये निरक्षीय स्थिति है इसकी। अब EB और EA के हम लोग कंपोनेंट कर लिए, क्योंकि हम ऊंचाई पे है ना, तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, दिशाएं बतानी पड़ेगी, दोनों ऊर्ध्व और क्षैतिज दोनों बतानी पड़ेगी। अब आप अगर यहां ध्यान से देखें तो EB साइन थीटा और EA साइन थीटा, EB साइन थीटा व EA साइन थीटा, इन दोनों के लिए अगर हम देखें तो EA का मान कितना आएगा, इसके कारण EA का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए हमें इसका मान निकालना पड़ेगा, इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए ये दूरी L है, थोड़ा देखिए यहां पे ऐसे, ये ऐसे है, ये दूरी L है, ये दूरी R है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये A है, B है, C है, तो ये दूरी आप जानते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर। तो ये दूरी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये भी दूरी R स्क्वायर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, L स्क्वायर हो जाएगी। अब पहले का मान क्या आएगा, Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। EB का मान कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ जाएगा का होल स्क्वायर। अब इसका मान, अगर इसका मान ये आ जाएगा कि अंडर रूट हमने नहीं लगाया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मान आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के परिमाण तो समान है, इन दोनों के परिमाण समान है, परिमाण तो समान है, लेकिन दिशा विपरीत है। दिशा क्या है, विपरीत है। परिमाण समान है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये भी अगर माइनस कर दे तो जीरो आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे, इनका मामला साफ है, EB साइन थीटा और EA साइन थीटा, जिनके परिमाण समान हैं और दिशाएं विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं EB वाले कॉस थीटा की। तो E बराबर क्या आ जाएगा, EB कॉस थीटा प्लस EA कॉस थीटा, क्योंकि ये इनके जो है
परिमाण भी तो समान है ही, लेकिन दिशाएं सेम है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब हम अगर बात मान रख दें तो E बराबर आ जाएगा, EB और EA का मान क्या है, 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अगर अंडर रूट हट जाएगा, प्लस 1/4πε और cos थीटा है तो cos थीटा लिख लेते हैं, प्लस 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब अगर इनको सॉल्व करें तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू कॉस थीटा भी रहेगा, तो 1/4πε0 2Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर यही होता है, आधार कितना है, L है, चाहे इसका लो चाहे इसका लो, कर्ण कितना है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अगर हम यहां सॉल्व करें तो E बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 2QL बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। भाई इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0। अब आपको मैंने बताया है, हम जानते हैं P बराबर 2QL होता है, तो इसकी जगह पर P लिख सकते हैं, तो P बटे ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, तो आधार समान हो, घाते 2 एकम 2, 3/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/2। तो ये न्यूटन प्रति कूलम, तो ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब अगर इसका एक स्पेशल कंडीशन ले लें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इधर हम बताते हैं। अब अगर हम बात कर लें, हम अभी पिछले उसमें अक्षीय में पढ़ा है कि R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर बहुत छोटा है, तो R स्क्वायर मच लेस देन ऑफ L स्क्वायर, तो L स्क्वायर की उपेक्षा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 P बटे R स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका आ जाएगा। तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 P बटे R क्यूब, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो इस प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझ सकते हैं। इसकी विशेष स्थिति है कि R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर बहुत छोटा है, तो इसकी उपेक्षा, फिजिक्स में जो चीजें छोटी हैं उसकी उपेक्षा करते हैं। तो E बराबर 1/4, तो हमने अक्षीय स्थिति में, ये निरक्षीय स्थिति की तीव्रता है, निरक्षीय स्थिति की तीव्रता है, और अक्षीय स्थिति की जो तीव्रता है वो है E बराबर 1/4πε0 2P बटे R क्यूब। अगर आप ध्यान से देखें तो E बराबर 1/4πε0, अगर 2 × 1/4πε0 P बटे R क्यूब, अगर यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है, आपसे कभी कभी अच्छे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, E बराबर अगर 2 गुणे लिख दें अक्षीय, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति की जो वैद्युत, निरक्षीय स्थिति की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अक्षीय स्थिति की तीव्रता की दुगुनी होती है। सॉरी, निरक्षीय स्थिति की अक्षीय स्थिति का दुगुना निरक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, या निरक्षीय स्थिति की वैद्युत तीव्रता का मान अक्षीय स्थिति को अगर दोगुना कर दें तो उसके बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आज हमने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को समझा। तो मुझे लगता है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।